दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रभास की एक नई फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है राजा साहब। और ये तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में प्रभास की जितनी भी फिल्में रिलीज़ होती हैं वो सब पैन इंडिया फिल्में होती हैं, वो सिर्फ तेलुगु में रिलीज नहीं होती है। आज की तारीख में मेरे ख्याल में दो ही सुपरस्टार्स है, अल्लू अर्जुन और प्रभास, जिनकी फिल्में ऑल ओवर इंडिया अच्छी ओपनिंग लेती है। तो फिल्म राजा साहब का आज टीजर रिलीज किया गया है और मेरा रिव्यू है ये। तो जैसे ही टीजर चालू होता है वैसे ही प्रभास की आवाज में डायलॉग्स चालू होते हैं। प्रभास हिंदी में बहुत अच्छे से डायलॉग्स बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपनी सभी फिल्मों के डायलॉग्स खुद ही डब किया करता है। तो बस प्रभास जितनी अच्छी हिंदी अपनी सभी फिल्मों में बोला करता है वैसी हिंदी इस फिल्म में प्रभास ने बोली है। जैसे ही टीजर चालू होता है एक बहुत बड़ा जंगल दिखाया गया है, वहां एक घर दिखाया गया है, उस पर ताला लगा हुआ है और प्रभास कहता है कि ये घर मेरा शरीर है, यहाँ की दौलत मेरी रूह, और मेरे जाने के बाद भी इसे मैं ही भोगूंगा। यानी कि जो इसकी सुख सुविधाएं हैं उनका लुत्फ मैं ही उठाऊंगा, कोई दूसरा इस घर में आकर नहीं रह सकता, ऐश नहीं कर सकता। अब कुछ ऐसे सीन जाते हैं जिनको देखकर ये पता चल जाता है कि ये फिल्म एक भूतिया फिल्म है, एक हॉरर फिल्म है। और अब प्रभास पर्दे पर आता है एकदम रोमांटिक हीरो बनकर और बोलता है, भाई थोड़ा आराम से, जैसी हिंदी वो बोला करता है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और अब भाई साहब यंग लौंडे की तरह उछल कूद करने लगता है, लुंगी उठाकर डांस करने लगता है। और अब प्रभास कहता है कि अपनी लाइफ तो बहुत जैसी तैसी है, और जाहिर सी बात है प्रभास फिल्म में है तो एक्शन ना हो ये तो हो नहीं सकता। अब जो है एक्शन शुरू होता है, सैकड़ों गुंडे हवा में तैर रहे हैं। अब प्रभास मुंबई के आइकॉनिक ब्रिज पर है और एक बस से लटक कर जा रहा है। और अब एंट्री होती है इस फिल्म की हीरोइन की। ये हीरोइन कोई बड़ी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद आता है शायद इस लड़की को लॉन्च किया गया था टाइगर श्रॉफ की फिल्म में। और भाई साहब वो फिल्म फ्लॉप नहीं थी, डिसास्टर नहीं थी, बल्कि सुपर डुपर डिसास्टर थी। अब हीरोइन पूछती है कि बोलो क्या पाप किया है तुमने, और प्रभास कहता है कि पाप वाप कहां से आ गया मैडम, मैंने तो शाहरुख वाला प्यार किया है। इसका मतलब यह है कि प्रभास भी ये मानता है कि शाहरुख खान ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो है। प्रभास भी ये मानता है कि किसी रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाने के लिए शाहरुख खान के सामने वो भी बच्चा है। अब दूसरी हीरोइन की एंट्री होती है और ये हीरोइन साउथ इंडस्ट्री से है, तो मैं इसका नाम जानता नहीं हूं। अब ये प्रभास को ब्लेम कर रही है कि तुमने रात को मेरे यहां काटा है, यानी कि लड़की लव बाइट दिखा रही है। प्रभास कहता है कि यार मैंने जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, शायद दारू के नशे में काट लिया होगा। यहां मैं प्रभास भाई को बताना चाहता हूं कि नशा नहीं होता, नशा होता है, नशा। अब इसके बाद फिर से कुछ सीन ऐसे आते हैं जिनको देखकर पता चलता है कि भाई ये भूतिया फिल्म है। संजय दत्त आता है, उसका बहुत ही डरावना सा लुक है, पैरों पर एकदम खून आ जाता है वगैरह वगैरह। अब ये सभी लोग उसी हवेली में हैं और उस हवेली में ऊपर कुछ हो रहा है और ये सब लोग बहुत ही डरे हुए हैं, देख रहे हैं। यानी कि ये हवेली का सीन ठीक वैसा ही है जैसे कि अनीस बज़्मी की फिल्म में हुआ करता है। कौन सी फिल्म? भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3। अब कभी संजय दत्त इस लुक में आ रहा है, कभी उस लुक में आ रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है और प्रभास एक हाथ से आग को ऐसे घुमा रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर घुमा रहा था आग को, याद है ना? यानी कि ये जो डायरेक्टर है इस फिल्म का, इस भाई ने सारी फिल्मों से जो इसको अच्छा लगता है वो लेकर के इस फिल्म में डाल दिया है। और अब फिर से फिल्म हवेली में आ जाती है, एक औरत चिल्लाती है, दरवाजा खुलता है, सब लोग यहां वहां भागते हैं, प्रभास भी डर रहा है, बचा लो मां, बचा लो मां। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म बहुत ज्यादा मिलती है भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 से। और अब प्रभास कहता है कि यार मेरी तो नानी याद दिला दी आपने। अब आप मुझे बताइए कि अगर प्रभास जैसा वॉरियर दिखने वाला आदमी भी डरता है तो यह बात लोग कैसे मानेंगे? प्रभास एक नॉर्मल लड़का नहीं है भाई। अगर 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाला वरुण धवन डरता है तो बात समझ में आती है, अगर डबल ढोल की आयुष्मान खुराना डरता है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर देव मानुष जैसा दिखने वाला प्रभास भी किसी से डरता है, वो भले ही भूत क्यों ना हो,
तो ये पब्लिक कैसे मानेगी? ये पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, ये हलक के नीचे उतरने वाली बात नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसको टीजर कहा गया है, लेकिन ये 2 मिनट 16 सेकंड का टीजर नहीं है, बल्कि एक ट्रेलर है, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों का ट्रेलर ही इतना लंबा होता है। तो अगर इस फिल्म का टीजर 2 मिनट 16 सेकंड का रिलीज किया गया है, तो आप ये मान लीजिए कि इस फिल्म का ट्रेलर कम से कम 5 से 6 मिनट लंबा होगा। मुझे जितना कुछ इस फिल्म के बारे में समझना था वो मैं इस टीजर से समझ चुका हूं। मुझे ट्रेलर देखने की बिल्कुल कतई कोई जरूरत नहीं है। यह टीजर देखकर ही मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है। और मैं फिर जोर देकर कहूंगा कि उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रभास है। प्रभास एक ऐसा हीरो नहीं दिखता जो भूत से डर सकता है या किसी से भी डर सकता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह फिल्म बहुत महंगी है। बताया जा रहा है कि प्रभास ने ही इस फिल्म के लिए 125 CR चार्ज किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट 250 CR से कम तो नहीं हो सकती। लेकिन यह फिल्म थिएटर में कितना बिजनेस करेगी शायद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि प्रभास की जो रिकवरी है डिजिटल्स वगैरह की वो काफी अच्छी है, और आज की तारीख में प्रभास की कोई भी फिल्म 250 करोड़ रुपए आराम से रिकवर कर सकती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यह फिल्म थिएटर में भले ही ना चले, लेकिन इस फिल्म के निर्माता को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। पिछले हफ्ते हाउसफुल 5 को रिलीज किया गया था, और रिलीज होने से पहले बताया जा रहा था कि यह फिल्म कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। लेकिन इस फिल्म ने 10 दिन में सिर्फ 111 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। पहले वीक में इस फिल्म ने नेट बिजनेस किया था 90 CR का नेट। मैं आपको बता दूं कि किसी भी निर्माता को जो शेयर मिलता है वो नेट बिजनेस से ही मिलता है। ग्रॉस बिजनेस का किसी से कोई लेना देना नहीं है। और सेकंड वीकेंड का बिजनेस मिलाकर इस फिल्म ने अब तक नेट बिजनेस किया है 111 करोड़ रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म 140 CR से ज्यादा का नेट बिजनेस कर ही नहीं सकती, कोई तरीका नहीं है। यानी कि इस फिल्म के निर्माता को ज्यादा से ज्यादा शेयर मिलेगा 60 CR का थिएट्रिकल बिजनेस से। और इसका मतलब यह भी क्लियर हो गया कि निर्माता का नुकसान होगा मिनिमम 30 करोड़ रुपए। यानी कि ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। ये तो मैं आप लोगों को अपने कितने वीडियोस में बता चुका हूं कि जो दिनेश विजन है वो बहुत बड़ा झूठा निर्माता है। अगर उसकी फिल्म 1 करोड़ का बिजनेस करती है तो वो 10 करोड़ बताता है। मतलब उसकी मर्जी है, वो कुछ भी बताता है। अभी कुछ वक्त पहले उसकी एक फिल्म आई थी भूल चूक माफ, जिसमें हीरो है घसीटा राम। उस फिल्म का रियल बिजनेस हुआ है तकरीबन 10 करोड़ रुपए, और इस भाई ने उस फिल्म का बिजनेस बताया है 70 CR। यानी इस भाई ने उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया है। उसकी वजह यह है कि इसकी तकरीबन 5 फिल्में बनकर पड़ी हुई है पिछले 3 साल से, और कोई भी उन फिल्मों को 3 रुपए में लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर उन फिल्मों को कमीशन पर भी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है, और ये खुद भी उनको रिलीज नहीं करना चाहता। तो मैं इस लुखे दिनेश विजन से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब, जब तेरी सारी फिल्में सुपरहिट होती हैं तो इन फिल्मों को तू रिलीज क्यों नहीं करता? इन फिल्मों को रिलीज करने से डर क्यों रहा है? अरे भाई, तुझे एक फिल्म को रिलीज करने के लिए मैक्सिमम 6 to 7 CR का खर्चा करना पड़ेगा। तो तेरी फिल्म तो ब्लॉकबस्टर होती है, वो 6-7 CR तो आराम से रिकवर हो ही जाना है। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी फिल्म 6-7 करोड़ भी रिकवर नहीं कर पाएगी? क्योंकि तुझे पता है कि वाकई वो रिकवर नहीं होगा। और यही वजह है कि तू इन फिल्मों को रिलीज नहीं करना चाहता, क्योंकि हर फिल्म के लिए 6-7 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 30-35 करोड़ रुपए जाने वाले हैं, वापसी आने वाले हैं नहीं। दोस्तों, जो इस लुखे की फिल्में बनकर 3-4 साल से पड़ी हुई है, रिलीज नहीं हो रही हैं, उनके नाम है तेहरान, पूजा मेरी जान, सर्वगुण समापन, रूमी की शराफत वगैरह वगैरह। यानी कि ये वो फिल्में हैं जिनको इसका नाई धोबी हलवाई कसाई भी देखने नहीं जाएगा, इसका सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस बॉय भी देखने नहीं जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये लुक्खा अपने आप को बहुत बड़ा निर्माता बताता है। ये लुक्खा कहता है कि इसकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है। मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है दिल्ली फाइल्स, और अब इसने चेंज कर दिया है उसका नाम बंगाल फाइल्स। तो जब एक फिल्म को दिल्ली की कहानी पर बनाया गया था, उस फिल्म में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनको दिखाया गया था, तो फिर उसी फिल्म का नाम बंगाल फाइल्स कैसे हो सकता है, और उस फिल्म की कहानी को बंगाल की कहानी कैसे बताया जा सकता है? लेकिन आज एक फिल्म मेकर के साथ मेरी बात हुई और उसने मुझे समझाया कि विवेक अग्निहोत्री की क्या मजबूरी है। एक्चुअली जब विवेक ने इस फिल्म को बनाया तो उस वक्त दिल्ली में सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तो इसने उस फिल्म को इसी तरह बनाया था। इसकी बदकिस्मती देखिए कि इलेक्शन हुए, बीजेपी जीत गई,
और अब दिल्ली में सरकार आ गई बीजेपी की। ये लुक्खा अब दिल्ली के बारे में कुछ भी गलत बोल नहीं सकता। ये लुक्खा बीजेपी सरकार के बारे में एक भी गलत अल्फाज बोल नहीं सकता। अगर इसने बोला तो ईडी और इनकम टैक्स वाले इसकी रेल बना देंगे। तो इसके पास इसके अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं कि ये उस फिल्म को बंगाल फाइल्स के नाम से रिलीज करे। बंगाल के बारे में कुछ भी कह सकता है, ममता की सरकार के बारे में कुछ भी कह सकता है, बंगाल को ये किसी भी तरह बदनाम कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं। जाहिर सी बात है बीजेपी वाले तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर इसने बंगाल के बारे में कुछ गलत दिखाया, बंगाल की सरकार को बदनाम किया। तो बस सिर्फ यही वजह है कि इसको इस फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा है और अब ये इस फिल्म को रिलीज करेगा बंगाल फाइल्स के नाम से। लेकिन मैं फिर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को इसका ड्राइवर नाई धोबी कसाई हलवाई भी देखने नहीं जाएगा, इसका पड़ोसी भी देखने नहीं जाएगा, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की एक फिल्म आई थी कई साल पहले, फिल्म चली नहीं थी, फ्लॉप हो गई थी और तब से लेकर अब तक आहान ने कोई दूसरी फिल्म नहीं की। अब जेपी दत्ता साहब बॉर्डर 2 बना रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी जेपी दत्ता साहब बॉर्डर 2 कहकर 2-3 फिल्में बना चुके और कोई भी फिल्म नहीं चली थी। लेकिन ऑफिशियली उनमें से किसी भी फिल्म का नाम बॉर्डर 2 नहीं था। जो फिल्म अब बन रही है उसका नाम बॉर्डर 2 है। इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे कि सन्नी देओल, बटला, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ वगैरह वगैरह। और इसी फिल्म में आहान शेट्टी का भी एक रोल है। आहान शेट्टी ने इस फिल्म की शूटिंग चालू कर दी है पुणे में। मैं आपको ये बता दूं कि बॉर्डर 1 में आहान शेट्टी का फादर सुनील शेट्टी भी था। लेकिन इस फिल्म को करने के लिए आहान शेट्टी को साजिद नडियाडवाला की दूसरी फिल्म को छोड़ना पड़ा जो बन रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि आहान के लिए यह फिल्म करो या मरो वाला सीन हो गया। इस फिल्म का चलना जरूरी है। अगर यह फिल्म ना चली तो फिर आहान के लिए आगे कोई भी फिल्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो मैं टीवी एक्टर्स के बारे में बात करता नहीं हूं, लेकिन आज एक लड़की के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है दीपिका कक्कर। यह लड़की टीवी सीरियल किया करती है, इसने बिग बॉस भी किया था। बहुत बड़ी ड्रामा है क्योंकि बिग बॉस में मैंने देखा था। भाई साहब जिस दिन से मैं इस लड़की को जानता हूं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मैंने देखी है कि यह अपनी बीमारी के बारे में बताती है या अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है या अपने डिप्रेशन के बारे में बताती है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि इस लड़की ने यह कहा हो कि भाई ये जिंदगी में खुश है, इसकी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर दूसरे महीने इस लड़की को एक नई बीमारी हो जाती है और ये पब्लिक को बताती है कि अब मुझे ये बीमारी हो गई है, पहले मुझे ये बीमारी थी, अब मुझे ये बीमारी हो गई। अरे मैडम जी, अगर आपको डेली बीमारी होती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसमें पब्लिक की क्या प्रॉब्लम है? आप पब्लिक को क्यों पकाती हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि पब्लिक को घंटा फर्क पड़ता है कि आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि पब्लिक को घंटा फर्क पड़ता है इस बात से कि आप खुश हो या परेशान हो या नहीं हो? मैडम जी मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी हरकतें करके आप जबरदस्ती लोगों को अपना मजाक बनाने पर मजबूर करती हैं। कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। जल्दी ही टिंगू आमिर खान की फिल्म रिलीज होने वाली है। यही वजह है कि आज की तारीख में टिंगू जहां देखो वहां दौड़ रहा है, वहां भाग रहा है, कहीं पॉडकास्ट कर रहा है, कहीं टीवी वालों को इंटरव्यू दे रहा है, कहीं किसी न्यूज़पेपर वाले को इंटरव्यू दे रहा है। मतलब 24 आवर ये भाई पब्लिसिटी करने पर लगा हुआ है। और यही सब पब्लिसिटी करते हुए ये लोगों को यह भी बता रहा है कि कितना बड़ा देशभक्त है। इससे बड़ा देशभक्त हिंदुस्तान में कोई दूसरा है ही नहीं। कारगिल का वार भाई साहब कब हुआ था? मैं भी छोटा था, मुझे भी सही से याद नहीं। ये उस वक्त की बात अब बता रहा है कि जब कारगिल वार हुआ था तो उसके बाद ये वहां गया था, 8 दिन तक रहा था। अरे मेरे टिंगू भाई तू वहां गया था, 8 दिन नहीं 10 दिन रहा था। हमें घंटा फर्क पड़ता है इस बात से कि तू वहां रहा था या नहीं रहा था। तो आज की तारीख में टिंगू भाई जहां भी कोई इंटरव्यू देता है उसमें या तो पहलगाम की बात करता है या तो कारगिल वार की बात करता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था तो 1 वीक तक ये बिल्कुल चुप था, इसने कुछ नहीं बोला था। वो तो पब्लिक ने इसको खूब गालियां दी थी, बुरा भला कहा था, तब जाकर इसने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था। लेकिन क्योंकि अब इसकी फिल्म रिलीज हो रही है तो अब डेली पहलगाम और कारगिल के बारे में बात कर रहा है। टिंगू भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप वही हो जिसने ये कहा था कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि हमें हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए, पता नहीं फ्यूचर में इंडिया में क्या होगा, हमारे बच्चे सेफ भी हैं या नहीं है। और टिंगू भाई आपने आज तक कभी भी पुलवामा के बारे में बात नहीं की। वहां 40 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए थे। उस घटना की आज तक जांच ही नहीं कराई गई
किसी को पता ही नहीं कि कौन जिम्मेदार है उनकी मौत के लिए। एक देविंदर सिंह को पकड़ा गया था, उसके खिलाफ भी एजेंसियों ने कोई चार्जशीट फाइल ही नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, उसको भी छोड़ दिया गया था। आज वो कहां है ये भी किसी को नहीं पता। तो अगर आप देशभक्त हो तो आप पुलवामा के बारे में बात क्यों नहीं करते भाई साहब? तो देख टिंकू भाई, ये ड्रामा करना बिल्कुल बंद कर दे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तेरी फिल्म का डिजास्टर होना तय है, गारंटी है, मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। आज की तारीख में करण जौहर भी खूब पब्लिसिटी बटोरने पर लगा हुआ है, डेली पॉडकास्ट कर रहा है, डेली कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहा है। करण ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि एसआरके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। करण का कहना है कि एसआरके की आंखों में सुपरस्टारडम लिखा है। एसआरके से बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान में ना कोई है, ना कभी कोई आगे होगा। हालांकि इस बात में सच्चाई है कि एसआरके बहुत बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज की तारीख में रणबीर कपूर भी उतना ही बड़ा सुपरस्टार है जितना एसआरके। लेकिन करण जौहर रणबीर कपूर को गालियां दे रहा है और एसआरके की तारीफ कर रहा है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो करण जौहर रणबीर कपूर को नीचा दिखाना चाहता है। करण जौहर को ऐसा लगता है कि अगर करण रणबीर के बारे में बुरा कहेगा तो रणबीर का करियर खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। तेरे कहने से किसी का कैरियर ना ही बन सकता ना ही खत्म हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। करिश्मा कपूर की शादी हुई थी संजय कपूर से, डिवोर्स हो गया था। करिश्मा कपूर के 2 बच्चे हैं जो करिश्मा के साथ मुंबई में ही रहते हैं। और अब अचानक संजय कपूर का निधन हो गया है। निधन कैसे हुआ? एक्चुअली संजय पोलो खेल रहा था और एक मधुमक्खी आई, वो उसके मुंह में घुस गई, उसने मुंह के अंदर काट लिया और बस उसी वजह से बताया जाता है कि संजय को हार्ट अटैक आ गया और संजय की फौरन ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो संजय की कंपनी है उसकी वैल्यू है 31,000 करोड़ और जो संजय की पर्सनल वेल्थ है वो भी तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की है। यानी कि संजय तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए इस दुनिया में छोड़कर चला गया है। तो अब डिस्कशन ये हो रहा है कि करिश्मा कपूर के बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि संजय कपूर ने 3 बार शादी की है। पहली शादी से कोई बच्चा नहीं, करिश्मा कपूर से 2 बच्चे और जो करिश्मा कपूर के बाद शादी की थी उससे 1 बच्चा। और बताया जा रहा है कि संजय कपूर कुछ ऐसी वसीयत लिख करके चला गया है कि जो उसकी लास्ट पत्नी है सब कुछ उसी के कंट्रोल में रहेगा। जो भी कुछ उसकी मिल्कियत है वो सब उसके बेटे को ही मिलेगी जो आखिरी पत्नी है। खैर ये उनका पर्सनल मैटर है कि किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन संजय कपूर की डेथ से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई साहब मरना सबको है। किसी के पास 100 करोड़ रुपए हो, किसी के पास 1 लाख करोड़ रुपए हो, किसी के पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, इस दुनिया को छोड़कर सबको जाना ही जाना है। अंबानी को भी एक दिन जाना ही जाना है। और भाई साहब जिस दिन कोई मर जाता है उसके दूसरे दिन कोई किसी को याद करता नहीं है, बात खत्म। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ेगा। साथ में तो कुछ लेकर जाने वाले हो नहीं। पैसे इतने होने चाहिए एक्चुअली कि अगर आप बाजार में जाओ और एक शर्ट खरीदना चाहते हो तो 2 भी खरीद सकते हो, 3 भी खरीद सकते हो, आपको सोचना ना पड़े। अगर आप शोरूम में जाओ, आपको एक गाड़ी खरीदनी है तो आप बिना सोचे उस गाड़ी को खरीद सकते हो। आपको यह ना सोचना पड़े कि यार मैं ये गाड़ी खरीदूंगा तो पैसे कहां से आएंगे। अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है तो आप फर्स्ट क्लास में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं बिना कुछ सोचे। अगर आपको आराम करना है तो आप अपने घर पर 1 हफ्ते तक भी सो सकते हैं बिना कुछ सोचे। बस इतने पैसे जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। मार्केट में एक न्यूज आ रही है कि एनिमल के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने अपनी फिल्म से अल्लू अर्जुन को निकाल दिया है और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि दीपिका ने संदीप की फिल्म नहीं की और दीपिका ने अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म साइन कर ली है जिसको डायरेक्ट करेगा एटली। और इसी बात से संदीप नाराज हो गया है तो उसने अल्लू को भी अपनी फिल्म से निकाल दिया है। अब आप बताओ कि मैं क्या कहूं इस बारे में। एक्चुअली ये जो मीडिया वाले हैं इनको ये भी नहीं पता कि बेर की किधर है। इनको बॉलीवुड के बारे में बिल्कुल कतई कोई पता नहीं है। ये कुछ भी छापते हैं, कुछ भी कहते हैं, बिना सर पैर की न्यूज देते हैं। इन मीडिया वालों में से मुझे कोई भी बताए कि अल्लू अर्जुन संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म क्यों करेगा। अल्लू अर्जुन बहुत बड़ा सुपरस्टार है भाई। अल्लू अर्जुन संदीप की फिल्म ऐसे ही कर लेगा? अरे संदीप को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तब जाके अल्लू अर्जुन शायद सोचेगा और शायद उसकी फिल्म कर भी ले। और अगर संदीप की फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन हां कर दे तो भाई साहब संदीप तो पूरी रात सोएगा नहीं। संदीप अल्लू अर्जुन को अपनी फिल्म से निकाल देगा। संदीप की इतनी औकात है।
मतलब क्या क्या न्यूज दे रहे हो यार, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ यार। बॉलीवुड में बहुत सारे लड़के लड़कियां आते रहते हैं, बेचारे जाते रहते हैं, कैरियर खत्म होता रहता है, और जब इनका कैरियर खत्म हो जाता है तो ये बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक लड़की हुआ करती थी, लड़की क्या औरत हुआ करती थी, मल्लिका शेरावत, बहुत ड्रामा किया करती थी, कुछ भी उल्टे सुल्टे अजीब बयान दिया करती थी, यानी कि ये सेकंड राखी सावंत थी, और बस अपने बयानों की वजह से ही ये न्यूज में रहा करती थी। कुछ फिल्में भी मिल जाया करती थी, फिल्में क्यों मिलती थी वो तो आपको पता ही है, उसके बारे में मैं तो क्या ही बताऊं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में कुछ भी करने के बावजूद मल्लिका को कोई फिल्म ही नहीं देता, मल्लिका के साथ किसी को काम ही नहीं करना। भाई बुढ़ापे में किसी भी लड़की को काम कोई क्यों देगा? तो अब मल्लिका बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है, जिंदगी में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। यही वजह है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नंगा फोटो डालती है। इसके बावजूद भी कोई भी निर्माता निर्देशक इस बेचारी को काम देने के लिए तैयार नहीं है। जरा आप भी मजे ले लो, आप भी देख लो कैसे कैसे वीडियो डालती है ये। बॉलीवुड में एक और इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है अवनीत कौर। ये भी 24 आवर मिठाई बांटने वाली है। जरा देखो, जब ये मीडिया के सामने कहीं आती है तो ऑयल कहां कहां लगाकर आती है। और दुनिया को हिप्स बहुत बड़े दिखाने के लिए डुप्लीकेट पैड पहनकर आती है। बताओ, इसके बावजूद भी कोई इस बेचारी को फिल्म नहीं दे रहा है, कोई काम बेचारी को नहीं मिल रहा है, इतना ड्रामा करने के बावजूद भी। क्या हाल हो गया इन लड़कियों का, आप सोचो जरा। एक जमाना वो था जब शाहिद कपूर और करीना कपूर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, दोनों में बहुत प्यार था। बताया जा रहा था कि इन दोनों की शादी तो 100% पक्की है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, इनका ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। फिर ये दोनों करण जौहर के शो पर गए और करण ने शाहिद कपूर से पूछा कि भाई साहब आप करीना को चीट कर सकते हो क्या? शाहिद ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि बिल्कुल नहीं भाई, मैं करीना को किसी के भी लिए चीट नहीं करूंगा। लेकिन जब करण जौहर ने यही सवाल करीना से पूछा तो करीना ने बिल्कुल आराम से बोला कि मैं शाहिद को चीट कर सकती हूं उस आदमी के लिए। One woman you would cheat on Kareena for? No Hollywood actress. Nobody. You would never cheat on? No. The one guy you would cheat on Shahid with? Leonardo DiCaprio. और बस इन दोनों के रिश्ते में यहीं पर दरार आ गई थी। शाहिद को उसी दिन पता चल गया था कि अगर ये लड़की ऑन कैमरा कह सकती है कि किसी के लिए मुझे चीट कर सकती है तो मेरे पीछे तो आराम से चीट कर सकती है। और हकीकत यह है कि करण जौहर के इसी शो की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। कंगना दीदी ऑन कैमरा नेशनल टीवी पर कई बार ये बात बता चुकी है कि जो हीरो हीरोइन होते हैं उन दोनों का क्या रिश्ता होता है। हीरो हीरोइन को अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता है। जब तक उस फिल्म की शूट चलती है तब तक हीरोइन को हीरो के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और कंगना ने एक बार फिर से उसी बात को एक टीवी चैनल पर दोहराया है, जरा सुन लीजिए। ये जो हीरो लोग होते हैं ये महिलाओं को कितना शोषण करते हैं, आपको पता है? डिनर पे बुलाना, मैसेज करना, घर पे आ धमकना। यानी कि कंगना ने फिर से दुनिया को बताया है कि देखो भाई, जो हीरोइन होती है उसको मिठाई की दुकान खोलनी ही पड़ती है, उसको चमचम बेचनी ही पड़ती है। जो भी किसी फिल्म में उसका हीरो होता है उसको चमचम खिलानी ही पड़ती है। चमचम अगर नहीं खिलाएगी, मुंह मीठा नहीं करेगी तो फिर शूटिंग कैसे होगी? दीदी दीदी क्या कर रही हो यार आप? ये बॉलीवुड की पोल ऐसे क्यों खोल रही हो? ना करो, ऐसा ना करो। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है। ऐसा कौन है जो पॉडकास्ट नहीं कर रहा है? तो अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने भी पॉडकास्ट किया और अजय ने कहा कि जितने भी नए लौंडे बॉलीवुड में आ रहे हैं उनमें से कोई भी हीरो दिख ही नहीं रहा, कोई भी एकदम ही मैन दिख ही नहीं रहा, कोई भी मर्द दिख ही नहीं रहा। सब के सब मीठे और डबल ढोल के आ रहे हैं बॉलीवुड में। इनमें से कोई भी सुपरस्टार नहीं बनने वाला। सिक्स पैक बनाने से कोई सुपरस्टार नहीं बनता। और ये बात 100% अजय की सही है। और रोहित जो इतना बड़ा डायरेक्टर है उसने भी कहा कि अजय जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। और इसलिए देखो ना, आजकल की जनरेशन में से कोई ऐसा वो जो डोमिनेंट मेल पर्सनालिटी, हाँ, वो निकल के नहीं आ रहा। ऑल बॉयज। और जो कुछ भी इन दोनों ने कहा नए लौंडों के बारे में, मैं भी 100% इनके साथ इत्तेफाक रखता हूं।
आज की तारीख में कोई भी लौंडा ऐसा नहीं दिख रहा है जो आने वाले वक्त में सुपरस्टार बनेगा, बहुत बड़ा स्टार बनेगा। आज एक पुरानी बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फारूक शेख साहब का एक शो आया करता था, बहुत ही कमाल का शो था, मुझे बहुत पसंद था ये शो। और फारूक भाई के इस शो में रवीना टंडन और जॉन अब्राहम भी आए थे। दोनों ने इस शो में बताया था कि वो दोनों एक दूसरे के कितने कितने अच्छे दोस्त थे। देखा आपने, ये वो वक्त था जब जॉन अब्राहम भी बहुत हैंडसम दिखा करता था और रवीना तो बहुत खूबसूरत थी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आमिर खान की एक्स गर्लफ्रेंड सना फातिमा शेख को आप जानते हो, ये लड़की दंगल में आई थी और दंगल के वक्त से ही ये आमिर खान की गर्लफ्रेंड थी। एक वक्त में ऐसा बताया जा रहा था कि आमिर खान इससे शादी करेगा, लेकिन नहीं की। अब टिंगू और फातिमा का ब्रेकअप हो गया है, दोनों अलग हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है फातिमा बिल्कुल फ्री है। फातिमा और अली फजल की एक फिल्म आ रही है मेट्रो इन दिनों। इस फिल्म में भर भर कर फ्लॉप एक्टर्स हैं, जैसे कि अली फजल, फातिमा सना शेख, सारा अली खान, महाक्रेजी माल का शौकीन आदित्य रॉय कपूर। और इन सबको ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है कि इससे पहले बॉलीवुड में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी ही नहीं है। इनके हिसाब से इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए से कम का बिजनेस करना ही नहीं है, क्योंकि जितने भी फ्लॉप एक्टर हैं इस फिल्म में, उन सभी को यह लगता है कि उनसे बड़ा एक्टर हिंदुस्तान में कोई दूसरा है ही नहीं। बताओ साले लुक्के, क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। ऊपर वाले ने कौन से गोले पे भेज दिया हमें, ऐसे लुक्कों की बातें भी सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो एक्चुअली इस फिल्म का एक इवेंट था और उसी इवेंट में अली फजल के पास खड़ी थी फातिमा सना। और देखिए फातिमा सना क्या कर रही है। देख लिया आपने लड़की क्या कर रही है, और ये देखकर आप समझ सकते हो कि जो कंगना ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। लेकिन आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है, ये लड़की अली फजल पर इतनी क्यों मर रही है? अली फजल तो शादीशुदा है। उसकी वजह यह है कि इस लड़की को यह लग रहा है, जो मैं पहले बता चुका हूं, कि यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है और इस फिल्म के बाद अली फजल बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। मतलब अली इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा कि शाहरुख खान भी इसके सामने पानी भरेगा। और बस यही वजह है कि ये लड़की इस लड़के पर मरी जा रही है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि इस फिल्म के बाद ये बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, तो अगर मैं इसके साथ दोस्ती रखूंगी तो मुझे भी इसके साथ 2-3 फिल्में मिल जाएंगी और मैं भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी। अरे मैडम जी, तुम लोग एक्टर कौन सी दुनिया में रहते हो? मतलब कौन है तुम लोगों के सलाहकार? अरे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा तुम सोच रही हो। मैडम जी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म में इतने बड़े बड़े फ्लॉप हैं कि इन एक्टरों के पड़ोसी भी इस फिल्म को नहीं देखने वाले। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। ना ही आपका अली सुपरस्टार बनने वाला है और ना ही आप सुपर एक्ट्रेस बनने वाली हो। बोनी कपूर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और मोदी जी के बारे में कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए आप। मोदी सरकार के 11 साल पूरे, इसके लिए तो बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं पूरे देश के तरफ से है। मैं देश के बिहाफ से उनको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि ही इज नॉट ओनली इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, आई फील ही इज अ वर्ल्ड लीडर। He is a visionary, dynamic prime minister. We have grown from strength to strength ever since he's become the prime minister. सुन लिया आपने। अब आप ये कहेंगे कि भाई बोनी जी का मोदी जी से क्या लेना देना, बोनी जी को ये सारी बातें कहने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब क्यों कह रहा है? और जो कुछ भी बोनी ने कहा है वो 100% झूठ है, जरा भी उसमें सच्चाई नहीं है। एक्चुअली इसकी वजह यह है कि नोएडा में एक फिल्म सिटी बन रही है और उस फिल्म सिटी को कौन बनवा रहा है? बीजेपी। और उस फिल्म सिटी को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है बोनी कपूर साहब को। तो जाहिर सी बात है बोनी साहब के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि बोनी साहब बीजेपी की 24 आवर वाहवाही करें। बोनी साहब 24 आवर दुनिया को बताते रहे कि मोदी जी से अच्छा पीएम हिंदुस्तान में कभी कोई आया ही नहीं, ना कभी आगे कोई आएगा। बोनी साहब के पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है कि 24 आवर बीजेपी सरकार की वाहवाही करते रहें। बोनी साहब क्या कर रहे हो भाई साहब? दुनिया को पता चल रहा है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। खैर आपकी भी मजबूरी है तो आप बोलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा देख लीजिए ये लड़का क्या बता रहा है। ये लड़का बता रहा है कि साल 1941 और साल 2025 सेम है। जरा सुनिए आप भी। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। श्राप 1941
20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। और मैं आपको ये बता दूं कि 1941 बहुत ही पनौती साल था। उस साल में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हुए थे। दुनिया को उस साल में बहुत ही बुरा वक्त झेलना पड़ा था। तो इस लड़के का कहना यह है कि 2025 में भी ऐसा ही होने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ है उसे देखकर तो मुझे भी यही लग रहा है कि शायद ये सही कह रहा है। दोस्तों, मेरा नया गाना जल्दी आने वाला है, जरा एक झलक आप देख लीजिए भाई साहब। ऐसी हो वैसी हो जैसी हो मेरी हो, तुम तो बस मेरी हो मेरी हो मेरी हो। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।